गुड मॉर्निंग बेटा। जो हमारा 4th चैप्टर है भारत के विदेशी संबंध, इसी भारत के विदेशी संबंध में हम लोगों ने जो पहली वीडियो बनाई थी वो पहली वीडियो बनी थी बेटा आप लोगों की भारत और पाकिस्तान के रिलेशनशिप पे। ठीक है, आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं भारत और चाइना के रिलेशनशिप पे। ओके, तो बेटा इनके रिलेशन सीखने से पहले बहुत ज़रूरी है आप लोगों को भारत और चाइना की पृष्ठभूमि को समझना। ठीक है, भारत की पृष्ठभूमि में क्या है देखिए, भारत और चीन ये दोनों के दोनों देश एशिया के हैं। ठीक है, एशिया महाद्वीप के दोनों देश हैं और इन एशिया के महाद्वीप के देशों में बेटा जो भारत और चाइना है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भी काफ़ी बड़े हैं। ठीक है, और दूसरा इसमें जो हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे वो स्टार्टिंग से ही बहुत ही ज़्यादा फेमस या ताकतवर हुआ करते थे, लेकिन इन दोनों देशों का इतिहास में कोई आपस में रिलेशनशिप हो ये फ़िलहाल हम लोगों को अपनी बुक में पढ़ने के लिए नहीं मिलता। ठीक है, हमें मिलता है 1947 के बाद की स्टोरी। 1947 जब भारत आज़ाद हुआ और भारत के आज़ाद होने के बाद इसने अपने पड़ोसी देशों के साथ अपनी विदेश नीतियाँ बनानी शुरू की। ठीक है, तो इन विदेश नीतियों के चलते जो भारत है, भारत ने चाइना की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। ठीक है, और जब भी शुरुआत करते बेटा चाइना की हमेशा 1949 की चीनी क्रांति से करते हैं। ठीक है, 1949 में चीन में क्रांति हुई थी। इसी क्रांति के चलते जो कम्युनिस्ट पार्टी थी आपकी चाइना पर माओ के नेतृत्व में हमेशा के लिए आगे, जो आज तक आपकी चाइना पर राज कर रही है। ठीक है, अब जो कम्युनिस्ट पार्टी आई आप लोगों की चीनी क्रांति के बाद, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ठीक है, तो जो ये सीपी यानी ये सीपी का मीनिंग बेटा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ हर बार जो मैं बोलूँगी। ठीक है, तो आप लोगों के उस वक्त जब भारत और चाइना के रिलेशनशिप के सुधार की बातें शुरू हुई कि अच्छे रिलेशन है भारत और चाइना के बीच में, तो यहाँ पर आप लोगों के एक व्यक्ति का नाम आएगा बेटा चाउ एन लाई। ये चाउ एन लाई उस वक्त के हेड है बेटा। ठीक है, चाउ एन लाई उस वक्त के हेड है और इन्होंने भारत और चाइना के बीच रिलेशनशिप को सुधारने के लिए प्रयास किए हैं। हालांकि उसने बाद में कुछ भी किया, लेकिन स्टार्टिंग में रिलेशनशिप काफ़ी बढ़िया हो गए थे आपके भारत और चाइना के। ठीक है, चाउ एन लाई और हमारे देश में थे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, इन दोनों ने एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और दोनों में दोस्ती हुई भी। दोनों देशों के जो हेड है या सैन्य प्रमुख हैं ये एक दूसरे के देशों में आने जाने लगे, जिससे रिलेशनशिप में सुधार आया था। ठीक है, एक बार तो ऐसा लगा था कि वाकई में हिंदी और चीनी भाई भाई की तरह ही एशिया में काम कर रहे हैं, क्योंकि जब आप लोगों के जवाहरलाल नेहरू चाइना में किसी भी दौरे पर जाते हैं तो बड़े अच्छे तरीके से हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगते हैं, ऐसे ही भारत में भी होता। ठीक है, दोनों के रिलेशनशिप इतने बढ़िया थे और दोनों ने हमेशा अपने रिलेशनशिप को ऐसा ही रखने के लिए 29 अप्रैल 1954 में पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए। पंच यानी के 5, शील यानी के शांति के, 5 शांति के समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत दोनों ने डिसाइड किया था कि कोई सा देश भी किसी भी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में या फिर किसी भी तरह के उनके खुद के जो पर्सनल मामले हैं, उनके क्षेत्र हैं, उनकी सीमा रेखा के अंदर किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करने वाले हैं। ठीक है, और इसी के चलते भाई चाइना भी अपनी स्वतंत्रता रख लेता, भारत भी रख लेता। पंचशील समझौता तो बहुत बढ़िया तरीके से लागू भी किया इन लोगों ने, हस्ताक्षर भी हुए इन दोनों के। लेकिन बेटा ये जितना
आगे बढ़ना चाहिए था, उतना बढ़ा नहीं, क्योंकि 1954 तक इनके रिलेशन ठीक है। 1955, 56 में आकर थोड़ी सी, मैं ये कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं, लेकिन हाँ दिक्कतें आने लगी थी तिब्बत को लेकर। तिब्बत क्या है, देखो बेटा, मान लो ये आप लोगों का भारत है, ठीक है, और यहीं से आप लोगों का ये चाइना भी है, भारत के साथ लगता हुआ। ये आप लोगों का पूरा तिब्बत वाला हिस्सा है। ये जो तिब्बत है बीच में पड़ता है, यानी ये चीन है आप लोगों का, ये भारत है, इसके बीच में ये जो आप लोगों का है ये तिब्बत है। तिब्बत को मध्यवर्ती राज्य का दर्जा मिला हुआ है। कि दोनों भारत और चीन के बीच में मध्यवर्ती राज्य है, कोई अलग देश नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो मध्यवर्ती राज्य के तौर पर तिब्बत को लेकर भारत और चाइना के बीच में प्रॉब्लम 1956 से शुरू हो गई थी। क्यों? क्योंकि जो चाइना है वो तिब्बत में हद से ज़्यादा हस्तक्षेप करने लगा था। यानी एक तरीके से अगर मैं कहूँ कि 1950 में 1950 में चाइना ने ये घोषणा कर दी थी कि भाई आधिकारिक तौर पर तिब्बत मेरा है। इसने 1950 में ये कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी भारत थोड़ा शांत ही रहा। क्यों? क्योंकि चीन ने तिब्बत के विदेशी मामलों को या विकास के मामलों को ही अपने हाथ में लिया था। लेकिन भारत को ये दूर दूर तक भी अंदेशा नहीं था कि धीरे धीरे करके वो पूरे ही तिब्बत को अपने अंदर मिलाने का काम कर लेगा, ठीक है। लेकिन 1956 में जब तिब्बत के दलाई लामा ने प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू करी कि चाइना हमारे लिए दिक्कतें पैदा कर रहा है। क्यों? क्योंकि चाइना से उठ कर व्यक्ति तिब्बत में जाकर बसने लगे थे। ये चाइना के अधिग्रहण का एक तरीका है बेटा। इसको अगर किसी भी इलाके को अपने अंदर मिलाना होता है ना, ये ऐसा ही करता है। उसी की सीमा रेखा के आसपास या फिर आप लोगों के तिब्बत में अपने लोगों को बसाना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे करके यहाँ चाइना वाले की संख्या बढ़ने लगी, ठीक है, जिससे यहाँ का जो धार्मिक नेता है दलाई लामा वो ही ऐड होता है बेटा तिब्बत में। तो उसने दिक्कतें बताने शुरू करी। जवाहरलाल नेहरू ने चौवनलाई से बार बार बातें भी की, 1956 में भी की, 1958 में भी की कि तिब्बत को अपनी स्वतंत्रता खुद दे दीजिए, घरेलू मामलों में ये खुद अपना काम करेगा। चला जो चौवनलाई था आप लोगों का, हर बार यही कह के रह जाता कि ठीक है करूँगा करूँगा करूँगा, लेकिन उसने कभी ऐसा किया नहीं। हाँ, उल्टा ये और हो गया कि 1958 से उसने अपनी गतिविधियाँ तिब्बत में ज़्यादा तेज कर दी, और इन गतिविधियों के तेज करने की वजह से खूब मार काट, यानी हालात बहुत बुरे हो गए थे तिब्बत के, जिसमें जान बचाने के लिए वहाँ के दलाई लामा ने, यानी जो धार्मिक गुरु था, जो सबसे बड़े यहाँ पर हेड की कुर्सी मानी जाती है, वो दलाई लामा है। दलाई लामा बेटा किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, एक पद का नाम है, ठीक है। उसने भारत से अपनी जान बचाने के लिए अपने समर्थकों के साथ हेल्प मांगी कि मुझे राजनीतिक रूप से शरण दे दो, और भारत तो भाई है अतिथि देवो भव वाला, तो उन्होंने दलाई लामा को शरण दे दी। जबकि चाइना ने बार बार भारत को मना किया था कि दलाई लामा को आप कोई शरण नहीं दोगे, लेकिन भारत का ये कहना कि ये मध्यवर्ती राज्य है, जितना ये तेरा है उतना ये मेरा भी है, इसीलिए अगर इसकी आन बान और शान पे कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं भी इसका साथ दूंगा। बस यही बात ऐसी खटकी दोनों के बीच में कि इसके बाद से लेकर आज तक भारत और चाइना के बीच के रिलेशन कभी नहीं सुधरे, ठीक है। और 1962 में माइंडेड बेटा, 1962 चीन ने चीनी युद्ध, यानी कि चीन ने एक तरफा ना तो हमें चेतावनी दी और एक तरफा युद्ध कर दिया भारत के ऊपर, ठीक है। एक तरफ से तो ये यहाँ अक्साई चीन के इधर से घुस गया, और दूसरा बेटा यहाँ पर हम लोगों का अरुणाचल प्रदेश है इस वाले इलाके से घुस गया, ठीक है। ये जो युद्ध था जिसमें ये इन दोनों ही अक्साई चीन वाले और अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से पर अपना अधिकार मानने लगा था, ये दावा करने लगा था कि ये इलाके मेरे हैं, तो भाई भारत भी शांत नहीं बैठ सकता था। हालांकि हम लोगों ने खूब
मेहनत से खूब इसका सामना किया था, लेकिन हमारे पास उस वक्त ना तो इतनी फोर्स थी ना इतनी ताकत थी कि हम लोग चाइना का मुकाबला कर पाए। भारत ने पहली और आखिरी बार इतनी बुरी हार का सामना किया था और इसके बाद से लेकर कभी भारत और चाइना के रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे। ठीक है, इसके बाद दोनों देशों ने हर तरह की बातचीत खत्म कर दी, लेकिन 1970 के दशक के लास्ट के सालों में जब हमारे देश में जनता पार्टी आ गई थी, उसके बाद प्रयास शुरू किए। ठीक है, प्रयास शुरू किए, लेकिन प्रयास पूरी तरह असफल साबित हुए। 1980 के दशक में पहले इंदिरा गांधी ने और बाद में आप लोगों के राजीव गांधी ने भी कोशिश की। इंदिरा गांधी के कोशिशों से सिर्फ इतना हुआ कि थोड़ा बहुत हाँ ठीक है भाई, हम लोग इनके साथ प्यार मोहब्बत के रिलेशन नहीं बनाएंगे, हम व्यापारिक रिलेशन बनाएंगे, और कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी नज़र आने लगी थी। ठीक है, और जब हमारे देश में राजीव गांधी जी आए, उसके बाद तो भारत और चाइना के बीच रिलेशन सुधरते ही चले गए और 1989 तक भारत और चाइना के बीच जो व्यापारिक समझौते थे, कूटनीतिक बातें थी, वो सारी की सारी शुरू हो चुकी थी। बस व्यापार संबंधी, केवल व्यापार संबंधी, और सारे विवाद अपनी जगह और व्यापार अपनी जगह। सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने चाइना के साथ व्यापारिक रिलेशनशिप बनाई थी। ठीक है, इसके अलावा हमारे चाइना के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रहे। क्यों? क्योंकि विवाद के विषयों की इतनी लंबी लिस्ट है कि इतने वो सुधरेंगे नहीं, इतने वो विवाद आप लोगों के सुलझाए नहीं जाएंगे तब तक। और भारत और चाइना का दोस्त बनना बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि 1% चांस भी नहीं है, क्योंकि दोनों में से कोई सा देश कमज़ोर नहीं है। दोनों देश अपनी शर्तों पर सामने वाले को मनाने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, अब ये तो था भैया आप लोगों का भारत और चीन के बीच जो रिलेशनशिप चले आज़ादी के बाद से लेकर 1980 के दशक तक। अब हम करते हैं कि इतना जो आप लोगों का चाइना लगातार भारत के साथ उलझता रहा है, इतना उलझता रहा है, उस चाइना और भारत के बीच मुख्यतः कौन कौन से विवाद के विषय आपके आते हैं। ठीक है, ये पोर्शन बेटा आप लोगों के 7 लिखे हैं मैंने, मैं इसको इसमें 1-2 और बढ़ा सकती हूँ। 1-2 और बढ़ाने के साथ ये होगा, बस आप लोगों को थोड़े और पॉइंट मिल जाएंगे। पहले 7 समझाते हैं, उसके बाद 1-2 और डालती हूँ। ठीक है, जैसे भारत और चीन के बीच में विवाद के विषय, सबसे पहले तो बेटा मैकमोहन सीमा रेखा है। ठीक है, मान लो भाई ड्राइंग नहीं आती है, दोबारा फिर बता रही हूँ, कभी आप कहोगे मैम ये क्या बना रहे हो। ये जो भारत है आप लोगों का, ये आप लोगों का यहाँ पर नेपाल है। ठीक है, नहीं भारत के अंदर क्यों बनाए, यहाँ पर आप लोगों का सिक्किम है, ये आप लोगों का भूटान है, ये सारा आप लोगों का अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये सिक्किम और ये भूटान, इन दोनों की थोड़ी बहुत सीमा रेखा यहाँ एक जैसी मिलती जुलती है भाई। ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, ये भूटान है, ये आप लोगों का सिक्किम है, ऐसे लिख के छोड़ देते हो समझ लेना। ये आप लोगों का नेपाल है। ठीक है, इसमें जो कुछ ऐसी सी शेप है भारत की, इसमें जो ये वाला हिस्सा है, ये है हमारा अक्साई चीन। अब इस सारे हिस्से को लेकर भारत और चाइना के बीच में लगातार प्रॉब्लम बनती रही है। तो सबसे पहली बात है बेटा मैकमोहन सीमा रेखा, जो कि 1914 में ही तय हो चुकी थी। 1914 में ही तय हो चुकी थी। मैकमोहन नामक आपके एक अंग्रेज अफसर ने भारत और चाइना के बीच में 1914 में ये मैकमोहन सीमा रेखा पहले से ही क्लियर कर दी थी। लेकिन आज़ादी के बाद जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ और यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी आई चाइना में, तो इन कम्युनिस्ट पार्टी ने इस मैकमोहन सीमा रेखा को मानने से इनकार कर दिया और इसने जबरदस्ती अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश का कुछ ये पार्ट है, सारे पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश की।
ठीक है, ये मैकमोहन सीमा रेखा का विवाद आज तक भारत और चाइना के बीच में नहीं सुलझा है। ठीक है, दूसरा है बेटा दलाई लामा को राजनीतिक शरण देना। ये मैंने आप लोगों को तिब्बत की प्रॉब्लम में बता दिया था कि लगातार चाइना मना कर रहा था लेकिन भारत माना नहीं और भारत ने राजनीतिक शरण दे दी। ठीक है, जिसके बाद से भारत और चाइना के रिलेशन खराब रहे। और जो हमारे दलाई लामा जी अपने समर्थकों के साथ है, ये हमारे देश के हिमाचल प्रदेश में जंग है बेटा धर्मशाला। ये वो धर्मशाला नहीं है जिसमें आने जाने वाले रुके, वो वाली धर्मशाला नहीं बेटा, धर्मशाला प्रॉपर एक जगह का नाम है। ठीक है, वहाँ पर आज भी है। ओके, इसके बाद बेटा अक्साई चीन, ये आप लोगों को बताई दी कि अक्साई चीन वाले हिस्से पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, इस वाले हिस्से को ये खुद अपना बनाना चाहता है। इस अक्साई चीन में पेंगोंग झील है, सुना होगा कभी टेलीविजन में, पेंगोंग झील और जो गलवान घाटी है, यानी पेंगोंग झील तो आप लोग के भारत और चाइना के बीच में ये सीमा रेखा बताई जाती है कि इससे इस अक्साई चीन वाले हिस्से में आप लोगों के इतना हिस्सा चाइना का है और इतना हिस्सा भारत का है। लेकिन भारत कहता है कि फिलहाल तो ये सारा ही हमारा है, लेकिन एक समझौते के तहत इस पेंगोंग झील को बना लिया गया था सीमा रेखा कि इसे इधर तू रही और इसे इधर मैं रहूँगा। ठीक है, लेकिन 1919 से दोबारा से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है बार बार चाइना और पूरे अक्साई चीन में अपना कब्जा जमाने, अपने सैनिकों की गतिविधि बढ़ाने पर तुला हुआ है, जिसका पूरा जवाब देने के लिए भारतीय जो सैनिक हैं वो रेडी है। ठीक है, और पिछले कई महीनों से इतनी बुरी ठंड में भी उस लद्दाख वाले इलाके में, अक्साई चीन वाले इलाके में भारत की भी और चाइना की भी दोनों के सैनिक विद्यमान हैं। ठीक है, देखते हैं इसका क्या रिजल्ट निकलने वाला है। दुनिया भर की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन बेटा वो बैठकें आज तक कोई भी हमें ठोस परिणाम देने में असफल रही है। ठीक है, इसके बाद है पाकिस्तान का साथ देना। भाई हर जगह पाकिस्तान का साथ देता, जो कि भारत को बड़ा गलत लगता है। ठीक, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में जब भारत ने मौलाना मसूद अजहर को, जो कि जैश ए मोहम्मद आतंकवादी संगठन का हेड है, ठीक है, इस जैश ए मोहम्मद को ग्लोबल आतंकवादी यानी कि इंटरनेशनल स्तर का टेररिस्ट घोषित करने के लिए जितनी बार भारत ने प्रयास किया, हर बार चाइना ने उसका साथ दिया और ये पास नहीं होने दिया। ठीक है, और इसी का परिणाम अगर मैं कहूँ तो भारत पर पुलवामा अटैक भी हुआ बेटा 14 फरवरी को। 14 फरवरी को हमारे देश में पुलवामा अटैक हुआ, जिसमें 40 से ज़्यादा सैनिक मारे गए थे। इसके बाद तो भारत ने कसम खा ली कि इसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करवा कर ही दम लेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी चाइना हमेशा बीच में खड़ा रहा। आपका अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, फ्रांस हुआ, तीनों मानने के लिए रेडी हैं कि इसको टेररिस्ट घोषित कर दो। यहाँ तक कि रशिया ने भी हाँ कर दी थी, लेकिन चाइना एक ऐसा परिंदा था जिसने हाँ नहीं की और बार बार 2011 से लगातार ये चला आ रहा था केस आप लोगों के इंटरनेशनल कोर्ट में। बार बार ये बात उठ रही थी आप लोगों के यूएनओ की सुरक्षा परिषद में, लेकिन इसे टेररिस्ट घोषित होने ही नहीं दिया। ये टेररिस्ट घोषित अब 2019 में जाकर हुआ है, जब सफलता मिली है भारत को। ठीक है, नहीं तो ये विवाद बड़ा लंबा चौड़ा हो गया था। इसके अलावा जब पाकिस्तान भारत में आतंकवादी गतिविधियां करता है तो भारत तो उसको भाई आंख तो दिखाएगा, क्योंकि हमारे लोगों का नुकसान हो रहा है। ठीक है, और कई बार भारत अपनी ताकत दिखाने के चक्कर में इसको बार बार जैसे कहते हैं ना धमकियां देना कि मैं सिंधु जल संधि उसको तोड़ दूंगा। सिंधु जल संधि माइंडेड 1960 में हुई थी अयूब खान और जवाहरलाल नेहरू के बीच में, वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में। ठीक है, तो जब भारत ने सिंधु जल संधि को तोड़ने की बात की तो ये बड़े लंबे चौड़े सींग लेकर खड़ा हो जाता है, कहता है कर दे बंद, मैं ब्रह्मपुत्र का पानी भारत में नहीं आने दूंगा। ठीक है, यानी लेना देना कुछ नहीं, लेकिन पाकिस्तान के साथ जरूर खड़े रहना। उसको ये नहीं कहना कि तू गलत है ना, गलत का साथ देने के लिए जरूर खड़ा है। ठीक है, जो कि हमेशा भारत के लिए बड़ा पेनफुल रहा है। ठीक है, इसके बाद बेटा डोकलाम विवाद है। डोकलाम विवाद यानी कि ये भूटान का एक इलाका है बेटा, यहाँ से यहाँ
भूटान में, ये डोकलाम है। जो चाइना था उसने इतनी स्पीड से यहाँ आप लोगों के सिक्किम से होती हुई ये सिक्किम के साथ सटी हुई एक सड़क बनानी शुरू कर दी। चाइना की यहाँ पूरा आप लोगों का चीन है बेटा, ये डोकलाम तक पहुँचना चाहता था अपने व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए, ठीक है, और बहुत स्पीड से बनाया जा रहा था सड़क, जिसका विरोध भूटान और भारत ने दोनों मिलकर किया। और विरोध करने का एक बहुत अच्छा तरीका भारत ने निकाला कि चाइना की तरफ से आने वाले हर तरह के सामान पर रोक लगा दी, ठीक है, जिसकी वजह से चाइना को बहुत बड़े स्तर पर घाटा हुआ और उसने खुद ही अपने आप को पीछे हटा दिया, ठीक है। जो करंट में आप लोगों का अक्साई चीन वाली प्रॉब्लम चल रही है बेटा, उसके चलते भी हम लोग चाइना के व्यापार को बंद कर चुके हैं, ठीक है। लगभग 1-1.5 साल हो गया है, 1 साल तो पूरा हो गया है कि हम लोगों ने चाइना के साथ किसी तरह की रिलेशनशिप नहीं बनाई है, ठीक है, क्योंकि हम लोग अपनी अस्मिता, अपनी इज्जत के सहारे काम करेंगे। चाइना के ऊपर किसी तरह का भी ये पॉइंट नहीं डालने देंगे कि उसने भारत का ये पोर्शन संभाला। नहीं भाई, भारत खुद एक महाशक्ति बनने के रास्ते पर, उसको चाइना से क्या लेना देना, ठीक है। तो भारत भाई अपनी अस्मिता पर कायम है, ओके। इसके बाद बेटा तुम्हारा डोकलाम विवाद तो सुलझ गया जब हम लोगों ने उसके साथ व्यापार के तौर तरीके बंद कर दिए थे, सभी लेन देन बंद कर दिया था। इसके बाद बेटा तिब्बत की समस्या, वो मैंने आप लोगों को समझाई दिया, मध्यवर्ती राज्य था, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, युद्ध का कारण भी बना, ठीक है। इसके बाद भारत का परमाणु शक्ति संपन्न देश बनना भी बहुत खटकता है चाइना को। भारत ने जब जब परमाणु परीक्षण किए, इंटरनेशनल लेवल पर चाइना ने भारत का विरोध किया है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर, और जबकि खुद चाइना परमाणु शक्ति संपन्न देश है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा ये समझो कि हो क्या रहा है, क्यों? क्योंकि जो खुद पावरफुल बनने जा रहा है वो बिल्कुल नहीं चाहता कि भारत भी पावरफुल बनता चला जाए, ठीक है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी ऐसा टॉपिक पॉइंट जुड़ सकता है बेटा तुम्हारा 8वां, कि भारत और चीन की सीमा रेखा के पास बस्तियां बसाना। ये बस्तियां बसाने का काम बिल्कुल नहीं है, ये आप लोग के इंटरनेशनल सीमा रेखा के पास जो 2 किलोमीटर का इलाका है बेटा, वहाँ पर कोई सा भी देश अपनी किसी भी तरह की कोई बस्ती नहीं बसा सकता है। लेकिन चाइना नहीं मान रहा है, चाइना अपने लोगों को उस सीमा रेखा के करीब करीब और करीब लाने की कोशिश कर रहा है। और ये क्या शो करता है कि वो धीरे धीरे करके उस वाले इलाके को अपने अंदर मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात पता है क्या बेटा, कि 1962 में, अच्छा सा आपको झटका दे रही हूँ 1962 में जब इसने अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश वाले इलाके पर आक्रमण कर दिया था, यहाँ तो फिर भी थोड़ी बहुत फोर्स थी, यहाँ तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि कभी भारत ने महसूस ही नहीं किया था कि हम पूर्वोत्तर भारत की तरफ से हमें इतने बड़े स्तर पर सेना रखनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो चाइना था ये तकरीबन पूरे असम को कवर कर गया था और इसने डिक्लेयर कर दिया था कि सारा का सारा इलाका मेरा है, ठीक है। लेकिन फिर यूएनओ या फिर सोवियत संघ सब ने इसका विरोध किया। जब सब ने इसका विरोध किया तो ये पीछे जाने के लिए मजबूर हुआ, और पीछे जाने के लिए मजबूर हुआ जरूर, लेकिन जाते जाते बेटा भूटान के साथ ये कुछ इलाका है हमारा, मान लो ये अरुणाचल प्रदेश है तो ये कुछ इलाका है, ठीक है, इसको नेफा बोलते हैं। ये नेफा वाला इलाका चाइना अपने यानी अपना कब्जा जमाने में वहाँ पर सफल हो गया। और बेटा अगर नेफा की बात कहूँ ना तो नेफा इतना बड़ा इलाका है कि आप लोगों की 29 दिल्ली बन जाएं, एक दिल्ली नहीं 29 दिल्ली बन जाएं, इतने बड़े इलाके को कवर कर गया है चाइना, ठीक है। आई होप बेटा आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा चाइना और भारत के रिलेशनशिप।
इसके बाद बेटा भारत और इजराइल करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।